आज का ये वीडियो परचेज, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कभी भी आपको किसी भी अपने इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए कोई इलेक्ट्रिकल एजेंसी फाइनलाइज करनी हो तो कौन सी ऐसी 6 चीजें हैं जो आपको हमेशा चेक करनी चाहिए और हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें से 5th और 6th आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Hi and welcome everyone to this exciting video। मैं दिवाकर बिश्नोई हूँ and I am the CEO and Managing Director of Vishal Technopower Private Limited, जहाँ पर हमें 29 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, having executed 1000+ projects for 100+ clients in 17+ states and we are India's leading and fastest growing electrical EPC company। हम लोग पैन इंडिया टर्न की एंड नॉन टर्न की प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। मेरे को खुद को 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, हैविंग हैंडल्ड एंड एग्जीक्यूटेड 100+ प्रोजेक्ट्स फॉर सम ऑफ द टॉप गवर्नमेंट PSUs ऑर्गेनाइजेशंस एंड सम ऑफ द टॉप मोस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पर मैंने ये जाना कि ये 6 चीजें एक इलेक्ट्रिकल एजेंसी को फाइनलाइज करने से पहले हमेशा चेक की जानी चाहिए, जिसमें से 5th एंड 6th बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आते हैं सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस पे। तो जी हाँ, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिकल एजेंसी का बैकग्राउंड चेक करने के लिए ये जानना जरूरी है कि जिस इलेक्ट्रिकल एजेंसी को मैं जिस काम के लिए बात कर रहा हूँ उस काम का उस इलेक्ट्रिकल एजेंसी को सिमिलर एक्सपीरियंस है भी या नहीं। सिमिलर एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम हाई मास्ट लाइटिंग या स्ट्रीट लाइटिंग का है, तो मैं उस एजेंसी से ये कहूंगा कि आप मेरे को सिमिलर वर्क ऑर्डर्स, बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ क्वांटिटीज के साथ वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ मेरे को आप ये दिखाइए कि आपने सिमिलर वर्क्स क्या एग्जीक्यूट करें, वर्बली नहीं, डॉक्यूमेंटली। उन डॉक्यूमेंट्स को ये स्क्रूटनाइज करना है कि वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं होने चाहिए, विद इन 5 years ऑफ स्पैन टाइम में होने चाहिए। सिमिलर वर्क ऑर्डर में मैं ये चेक कर लूंगा कि उन्होंने सिमिलर लाइन आइटम्स उस प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट किए भी थे या नहीं किए थे और कितनी क्वांटिटीज के लिए एग्जीक्यूट किए थे। कंप्लीशन सर्टिफिकेट से मुझे ये गारंटी हो जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने लिया था ये इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया था। ये चेक करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि काफी बार ऐसा ना हो कि वो इलेक्ट्रिकल एजेंसी उस सिमिलर वर्क को पहली बार आप ही के साथ एग्जीक्यूट कर रही हो। अगर उस एजेंसी को सिमिलर वर्क का पहले से एक्सपीरियंस होगा तो उन्हें डेफिनेटली ये पता होगा कि क्या गलतियां उन्हें नहीं करनी है, किन चीजों का उन्हें ध्यान रखना है जिससे आपको कंप्लीशन क्वालिटी बेस्ट मिले। सेकंड आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज ये है कि जिस इलेक्ट्रिकल एजेंसी से मैं काम के लिए बात कर रहा हूं, जिस प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहा हूं, वो प्रोजेक्ट साइज, उस प्रोजेक्ट का वॉल्यूम हैंडल करने के लिए उस एजेंसी को उतना प्रोजेक्ट का वॉल्यूम और क्वांटम हैंडल करने का एक्सपीरियंस सिमिलर है या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं कि अगर मेरे को कोई 5 करोड़ का प्रोजेक्ट क्लोज करना है जिसमें मेरे 350 स्ट्रीट लाइट पोल और कुछ 15 हाई मास्ट और डिस्ट्रीब्यूशन केबल, पैनल्स एक्सेट्रा का काम है, तो मेरे को ये समझना जरूरी है कि जिस इलेक्ट्रिकल एजेंसी को मैं क्वालिफाई करा रहा हूँ और जिस इलेक्ट्रिकल एजेंसी को मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर क्लोजर के लिए, उसने इतने क्वांटम का प्रोक्योरमेंट कभी मटेरियल का हैंडल किया है या नहीं, उसकी वेंडर सोर्सिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतनी क्वांटिटीज का एग्जीक्यूशन में कितनी टीम लगती है, कितना टाइम लगता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग क्या लगती है, वो ये सब जानता है या नहीं। इससे क्या होता है कि मेरे को ये आइडिया लग जाता है कि सामने वाली एजेंसी मेरा प्रोजेक्ट मेरे गिवन टाइम फ्रेम में करने के लिए कैपेबल है या नहीं। इससे मेरे को ये बेनिफिट मिलता है कि मेरा प्रोजेक्ट टाइम पे तो कंप्लीट होता ही है, पर मेरे को ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्टर हैंडलिंग का हैजल भी बच जाता है। इसको वेरीफाई करने का तरीका भी सिंपल है। मैं कॉन्ट्रैक्टर से जिस भी एजेंसी से बात कर रहा हूं, मैं उनसे वर्क ऑर्डर की कॉपीज, BOM और कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स मांग ही रहा हूं। तो मैं जब उनसे सिमिलर वर्क के BOMs और BOQs यानी बिल ऑफ मटेरियल और बिल ऑफ क्वांटिटीज मांग रहा हूं, तो मैं उसमें यह चेक कर सकता हूं कि मेरा जितना क्वांटम ऑफ वर्क है उसका मिनिमम 50% तो काम कम से कम उन्होंने सिमिलर वर्क्स में किया होना चाहिए, जिससे मुझे यह पता चलता है कि उनका वेंडर सोर्सिंग, मटेरियल सोर्सिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम एंगेजमेंट वो कितना समझते हैं, कितना जानते हैं और इतना मटेरियल सोर्सिंग कर सकते हैं या नहीं। तो इससे मेरे को ये बेनिफिट क्लियर हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटनाइज करने से कि उस पार्टी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिमिलर एक्सपीरियंस है या नहीं। थर्ड आते हैं फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द एजेंसी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है जब मेजर कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर्स हो रहे होते हैं। मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग फाइनेंशियल कैपेसिटी पे फोकस ही नहीं करते हैं। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी समझने का मतलब ये है कि जिस भी एजेंसी से हम बात कर रहे हैं, हम उससे उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं लास्ट 2-3 साल के, डिपेंडिंग कि मेरा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। तो उस लास्ट के 2-3 साल के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में मैं उनसे बैलेंस शीट्स, उनके ITRs और उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स मांगता हूँ। ये मांग के मुझे क्या मिलता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट्स के बेसिस पे मैं ये समझना चाहता हूँ कि उनके कैश फ्लोज कैसे हैं, उनकी बैलेंस शीट कितनी हेल्दी है, उनके एसेट्स क्या हैं,
उनके बैलेंस शीट में इतना सरप्लस कैपिटल फंड अवेलेबल है या नहीं, उनका टर्नओवर कितना है, वो मेरे प्रोजेक्ट साइज के लिए उतना टर्नओवर सफिशिएंट है या नहीं, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट मेकिंग है। अगर लॉस मेकिंग है तो इट्स अ रेड फ्लैग, कंपनी के पास सरप्लस कैपिटल मेरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए है या नहीं। और लास्ट में आप पार्टी से ये भी, एजेंसी से ये भी पूछ सकते हैं कि उनके पास इस प्रोजेक्ट रन करने के लिए उनका फंड सोर्स क्या है। फंड सोर्स में वो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको बता सकते हैं कि उनके पास बैंक की सीसीओडी लिमिट है, या फिर उनके पास बैंक इन्वेस्टर्स हैं, या फिर उनके पास सेल्फ सफिशिएंट फंड है बुक्स में जो रिजर्व्स में उनके पास पड़ा है, जिसके थ्रू वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी एनालिसिस आपको इस चीज़ से बचाता है कि पार्टी प्रोजेक्ट लेने के बाद कहीं बीच में आपका प्रोजेक्ट फंसा ना दे। फोर्थ आते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट टीम। तो प्रोजेक्ट टीम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो उसकी टीम को ही करना है। कोई भी एजेंसी के पास अगर सफिशिएंट टीम, क्वालिफाइड टीम, अगर एक्सपीरियंस टीम नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट डेफिनेटली स्लो प्रोग्रेस में, इनकंसिस्टेंटली, अनप्रिडिक्टेबली चलेगा। तो इसीलिए ये मेक श्योर करना प्रोजेक्ट क्लोजर से पहले इंपॉर्टेंट है कि जिस भी एजेंसी से आप बात कर रहे हैं उस एजेंसी के पास क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीम होनी जरूरी है, जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, प्लानिंग, माइलस्टोन्स समझते हैं। तो इस क्वालिफाइड टीम को बारे में जानकारी के लिए आप एजेंसी से ये बोल सकते हैं कि वो अपनी एक मैन पावर डिटेल्स आपको दे कि उनके पेरोल पे कौन कौन सी मैन पावर है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है और उनका एक्सपीरियंस क्या है। उनके एक्सपीरियंस के लिए आप एजेंसी से सेल्फ सर्टिफाइड इनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। उन्होंने सिमिलर प्रोजेक्ट्स, उनकी टीम ने कितने पहले हैंडल करें इस तरह के, ये मांग सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि उनकी ह्यूमन रिसोर्स कितनी प्रिपेयर्ड, कितनी एक्सपीरियंस्ड है जो आपका प्रोजेक्ट हैंडल करने वाली है। जिसके बाद आपका प्रोजेक्ट एक प्रिडिक्टेबली स्मूथ, एक प्रॉपरली प्रोजेक्ट मैनेज्ड वे में चलेगा एंड आपको डेफिनेटली प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पे मिलेगा। अब आते हैं फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज बीओक्यू फाइनलाइजेशन एंड प्राइस कंपैरिजन बेसिस। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी हम 3, 4, 5 मल्टीपल वेंडर्स की कोटेशन कंपेयर कर रहे हैं, हमें एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि मैं प्राइस कंपेयर जो कर रहा हूं, दैट शुड बी एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। मुझे हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैं एक एप्पल के प्राइस को एप्पल के प्राइस से कंपेयर कर रहा हूँ, एप्पल के प्राइस को ऑरेंज के प्राइस से, एप्पल के प्राइस को बनाना के प्राइस से कंपेयर ना कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है? अगर मेरे पास किसी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए 3-4 अलग अलग कोटेशंस आती हैं, वो 3-4 अलग अलग कोटेशंस में डेफिनेटली प्राइस वेरिएशन सबका अलग अलग होगा। अब यहाँ पर एक एज अ मैनेजर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किसका कोटेशन सही है, किसका गलत है, किसके पे आगे बात करूँ, किसके पे ना करूँ, किसका इतना प्राइस वेरिएशन है L1 और L3 L4 में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना हवा में लोग पैसे प्राइस कोट कर रहे हैं, इतना कम कैसे और इतना ज़्यादा कैसे। तो इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि आप सारे वेंडर्स को 1 by 1 मीटिंग के लिए बुलाइए, उनसे 1 by 1 मीटिंग करके उन सबसे उनका स्कोप ऑफ वर्क समझिए एंड उन सबसे बोलिए कि वो अपना स्कोप ऑफ वर्क आपको डॉक्यूमेंट करके दें। जिस डॉक्यूमेंटेड स्कोप ऑफ वर्क से एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि डिफरेंट प्राइसिंग वाले वेंडर्स ने, एजेंसीज ने आपको क्या प्राइसिंग कोट की है, और सबसे बिल ऑफ मटेरियल पर डिस्कशन कीजिए कि बिल ऑफ मटेरियल में उनका अंडरस्टैंडिंग क्या था, उन्हें लाइन आइटम क्या, किस लाइन आइटम से क्या समझ आया और कहां पर उन्हें ये लगा कि लाइन आइटम में करेक्शन का रिक्वायरमेंट है या किसी भी लाइन आइटम में स्प्लिट करने का रिक्वायरमेंट है या एडिशन का रिक्वायरमेंट है। ये समझने के बाद मल्टीपल वेंडर से एक तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि काफ़ी सारे एजेंसीज का हो सकता है बीओक्यू लाइन आइटम का इंटरप्रिटेशन या मीनिंग समझने में कुछ कमी रही हो या गड़बड़ रही हो, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ बेटर इनपुट्स मिल जाएं जो आपके बीओएम या बीओक्यू को इम्प्रोवाइज कर दें, जिससे आपका प्रोजेक्ट और ज़्यादा वेल कनेक्टेड और स्मूथ हो जाएगा। सिमिलरली इससे आपको सबका स्कोप ऑफ वर्क एक तो डॉक्यूमेंटेड मिल जाएगा, जिससे आप इनको सबको एक स्कोप ऑफ वर्क पे लाके एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट स्कोप ऑफ वर्क का बना पाएंगे, जिससे आप ये मेक श्योर कर पाएंगे कि दिस फाइनल बीओक्यू जो चारों से डिस्कस होकर फाइनलाइज हुआ है उसमें सारे बिडर्स की अंडरस्टैंडिंग इक्वल है, सबका स्कोप ऑफ वर्क इक्वल है, और उसके बाद सारे बिडर्स का प्राइस कंपेयर करना इजी हो जाएगा और काफी एप्पल टू एप्पल हो जाएगा। इसका एक बेनिफिट जो आपको भी है अपार्ट फ्रॉम प्राइस कंपैरिजन वो ये है कि इससे आपका बीओक्यू बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मल्टीपल एक्सपीरियंस बिडर्स से अगर आप बीओक्यू इंप्रोवाइजेशन और डिस्कशन करते हैं तो एक चीज ये अपने को फायदा हो जाता है कि अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जो छोटी छोटी चीजें हमसे मिस हो रही है, हो सकता है हमसे मिस हो जाती हैं या हो रही हो, वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। मेरा बीओक्यू बहुत स्ट्रांग हो जाता है टू मेक श्योर कि प्रोजेक्ट के बीच में कोई भी एजेंसी काम रोक के मुझे ब्लैकमेल ना कर पाए कि ये चीज मेरे स्कोप में है या ये चीज मेरे स्कोप में नहीं है। एक एक बीओक्यू लाइन आइटम थॉरोली डिस्कस हो जाता है, जिससे एजेंसी को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपकी एजेंसी ने सामने आपका स्कोप ऑफ वर्क एंड रिक्वायरमेंट थॉरोली समझ लिया है। तो फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबको इंडस्ट्री में प्रैक्टिस करना चाहिए टू मेक श्योर कि देयर आर नो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स या एजेंसीज अपना 100% डिलीवर कर पाए विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शन या विदाउट एनी डिस्प्यूट। सिक्स्थ एंड द मोस्ट नेग्लेक्टेड पॉइंट इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस।
स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को या इलेक्ट्रिकल एजेंसी को फाइनलाइज कर रहे हैं, तो कुछ चीजें जो आपको हमेशा मस्ट चेक करनी चाहिए। नंबर 1 इज इलेक्ट्रिकल लाइसेंस। उनके पास एप्रोप्रिएट ग्रेड का इलेक्ट्रिकल लाइसेंस होना चाहिए। एप्रोप्रिएट ग्रेड का इलेक्ट्रिकल लाइसेंस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल लाइसेंस के अलग अलग ग्रेड होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ये अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के नॉर्म के बेसिस पर वैरी करता है। तो प्रेफरेबली कॉन्ट्रैक्टर के पास एप्रोप्रिएट ग्रेड का इलेक्ट्रिकल लाइसेंस तो होना ही होना चाहिए, जिससे आप इलेक्ट्रिकल जॉब कराने वाले हैं, तभी आपका वो वर्क स्टैट्यूटरी कंप्लाइड है। जो टीम आपकी साइट पे काम करेगी, वो टीम एक लाइसेंस सुपरवाइजर होना चाहिए और एक लाइसेंस्ड वायरमैन होना चाहिए। लाइसेंस सुपरवाइजर और लाइसेंस्ड वायरमैन कौन होते हैं और क्या होता है? तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो आपको एक एजेंसी को एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस देता है, वही स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अलग अलग लोगों को सुपरवाइजर लाइसेंस भी देता है और वायरमैन लाइसेंस भी देता है। तो सुपरवाइजर लाइसेंस के लिए बीटेक की डिग्री या डिप्लोमा की डिग्री, ये नॉर्म स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, होनी कंपलसरी होती है विद सर्टेन एक्सपीरियंस। सिमिलरली एक वायरमैन के लिए आईटीआई की डिग्री होनी मैंडेटरी होती है, जो कि आपका टर्मिनेशन, केबल लेइंग, सारे इलेक्ट्रिकल वर्क्स का हैंड्स ऑन काम करता है। तो वायरमैन लाइसेंस और सुपरवाइजर लाइसेंस जो भी टीम आपके साथ ऑन साइट काम करेगी उनके पास होना जरूरी है, और जिस एजेंसी से आप कराएं उस एजेंसी का पास इलेक्ट्रिकल लाइसेंस होना मैंडेटरी है। इससे आपका काम स्टैट्यूटरी कंप्लाइड तो रहता ही है, इनफैक्ट आपको भी डबल श्योरिटी और सेफ्टी मिलती है इलेक्ट्रिकल जॉब्स में। मैं आशा करता हूं आज की इस वीडियो में मैंने आपको कम टाइम में एक हाई पावर नॉलेज दिया होगा और इंडस्ट्री के कुछ प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व किए होंगे। अगर आपको आज कुछ नया पता चला हो तो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि आपको क्या नया पता चला और इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा। मैं आशा करता हूं मैंने आपको कम टाइम में हाई पावर नॉलेज दी होगी। आप इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।